आप सुन रहे हैं कहानी कैंडल लाइट चिकन का भाग 11। कहानी में अब तक आपने सुना कि जय और जोया अपने घर वालों से छुपकर कोर्ट मैरिज कर लेते हैं। वहीं जय के पिताजी जय को झांसा देकर घर बुला लेते हैं कि उन्होंने उन दोनों को माफ कर दिया है और अब वो खुशी से अपने पूरे परिवार के साथ रहना चाहते हैं। घर आने पर जय के पिताजी जय और जोया को अलग कर देते हैं। जहां जोया को उसके अब्बू जबरदस्ती अपने साथ ले जाते हैं, वहीं जय का जोया के जाने के बाद रो रो कर बुरा हाल हो जाता है। आइए सुनते हैं कहानी में आगे क्या होता है। जोया का जय की जिंदगी से चले जाने के बाद एक दो दिन में धीरे धीरे घर का माहौल फिर बदलने लगा, लेकिन जय अब गुमसुम सा रहने लगा। वो कमरे में अकेला पड़ा रहता। कोई अगर उससे बोलता तो हाँ हूं करने के बाद वो शांत हो जाता। जय के पिता आसपास के लोगों से जब जय की इस हालत की चर्चा करते तो उन्होंने उनको एक ऐसा मशवरा दिया जिसे सुनकर जय के पिता बहुत खुश हो गए। दरअसल मोहल्ले के लोगों ने बताया कि कुछ दिनों पहले उनके यहाँ एक परिवार आकर बसा है। उस परिवार में एक सुंदर लड़की है। अगर आप कहें तो उनसे रिश्ते की बात को आगे बढ़ाया जाए। जय के पिता को भी ये बात अच्छी लगी। वो ये सोचकर खुश हो रहे थे कि शादी के बाद जय ठीक हो जाएगा और धीरे धीरे अपने परिवार के साथ हंसी खुशी रहने लगेगा। इस बारे में जब जय के पिता अपनी पत्नी से बात करते हैं तो उन्होंने भी उनकी हाँ में हाँ मिला दी। लड़की वालों से शादी की बात पक्की हो गई। पंडित जी बताते हैं कि शादी के लिए अगले सप्ताह की तारीख काफी अच्छी है। बस फिर क्या था, अगले सप्ताह जय के ना चाहने के बावजूद उसकी शादी उस अनजान लड़की से कर दी गई, जिसे ठीक से ना तो मोहल्ले वाले जानते थे और ना ही परिवार के लोग। शादी होते ही जय के पिता ने चैन की सांस ली और अपनी पत्नी से कहा, सुनती हो जय की माँ, अब देखना कुछ ही दिनों में हमारा बेटा एकदम ठीक हो जाएगा। आखिर बहू भी बिल्कुल हमारी उम्मीदों के मुताबिक मिली है। माँ ने थोड़े दबे हुए सुर में कहा, आप ठीक कह रहे हो जी। मैं भी तो यही चाहती हूँ कि जय फिर से पहले की तरह हंसने मुस्कुराने लगे। कब से उसकी हंसी सुनने को मेरे कान तरस गए हैं। इधर जोया के अब्बू जाफर खान ने अपनी इज्जत बचाने की खातिर अपनी बेटी की शादी उसकी मंशा के खिलाफ कराने के लिए लड़का ढूंढा। एक दिन जब उसके अब्बू उसकी शादी की बात बताते हैं तो जोया अपने अब्बू और अम्मी को समझाने की कोशिश करती है, लेकिन वो उसकी एक भी बात सुनने को राजी नहीं होते हैं। जोया के अब्बू उससे ये कह देते हैं कि तुमने पूरे परिवार में उनकी इज्जत को तार तार कर दिया है। जोया के भाई तो इससे इस कदर नाराज हो जाते हैं कि उससे बात तक नहीं करते हैं। जोया अपने घर वालों को ये समझाने की कोशिश करती है कि दुनिया में धर्म और मजहब हम लोगों ने बनाए हैं, इसीलिए इन सब का कोई बहुत ज्यादा महत्व नहीं होता कि सामने वाला कौन है और कौन से धर्म का है। जोया ने अपने अब्बू से आगे कहा, हम दोनों का धर्म भले ही अलग हो मगर सोच तो एक जैसी है। शादी के बाद भी हम दोनों अपने अपने धर्मों को मान रहे थे। हमारे बीच धर्म को लेकर कोई दिक्कत नहीं थी, मगर देखो तुम लोगों ने साजिश करके हम दोनों को अलग कर दिया। अच्छा, अगर हमने तेरा भला चाहा तो इसमें भी तुझे साजिश की बू नजर आती है। तू अच्छे से जानती है कि मैंने घर वालों को नाराज करके तुझे रिसर्च करने के लिए बाहर भेजा था, मगर तूने तो हमारे मुंह पर कालिक पोत दी। तो ठीक है अब्बू, अब आप अपनी मर्जी से मेरी शादी करा के इस कालिक को पोंछ लीजिए, मगर एक बात याद रखना अब्बू, आप अपनी बेटी की जिंदगी जीते जी बर्बाद कर रहे हैं। बर्बाद नहीं, आबाद कर रहा हूँ। मैं अपनी आंखों के सामने तुम्हें तबाह होते हुए नहीं देख सकता, इसीलिए मैंने तुम्हारा रिश्ता एक बहुत अच्छे और रईस खानदान में कराया है। ठीक है अब्बू, अगर आपकी यही मर्जी है तो मैं शादी करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन अगर इस रिश्ते में कोई भी कड़वाहट आई तो उसके जिम्मेदार पूरी तरह से आप होंगे। हाँ बेटी ठीक है, वैसे भी कोई माँ बाप अपने बच्चों का कभी बुरा नहीं चाहते। यही काम मैं भी कर रहा हूँ। तुम देखना जिंदगी भर उस घर में ऐशो आराम से रहोगी। इसके बाद जोया अपने कमरे में जाकर जोर जोर से रोने लगी और मन ही मन सोचकर ये कहने लगी, कैसी है ये दुनिया जो जिंदगी को भी पैसों से तोलने में नहीं चूकती। जहाँ इंसान को सुकून न मिले, क्या वहाँ पैसा कोई ऐशो आराम दे सकता है? सोने के पलंग से तो अच्छी खाट है जिस पर इंसान चैन की नींद तो ले सकता है। खाने में 56 भोग नहीं, अगर सूखी रोटी में प्यार छुपा हो तो इंसान पेट भरकर खा सकता है।
जिस ऐशो आराम की बात मेरे अब्बू कर रहे हैं वह सिर्फ ज़रूरत की चीज़ें हैं जिससे ज़िंदगी में इंसान खुश नहीं रह सकता। ऐ खुदा, अगर तुमने चाहा तो मेरा जय एक दिन मुझे ज़रूर लेने आएगा। मैं आखिरी सांस तक उसका इंतज़ार करूँगी। इसके बाद एक दिन लड़के वाले जोया को देखने के लिए उसके घर आते हैं। तमाम सारी बातचीत होने के बाद वो लड़की को पसंद करके शादी की तारीख पक्की कर देते हैं। शादी के समय जोया के हाथों में जब मेहंदी लगाई जा रही थी तो उसे ये एहसास ही नहीं हो रहा था। वो सोच रही थी कि मेरे हाथों में जय के नाम की मेहंदी के अलावा किसी और के नाम की मेहंदी का रंग कैसे चढ़ सकता है। जय का मैं उस पल तक इंतजार करूंगी जब तक कि किसी और के साथ मेरा निकाह नहीं हो जाता। जोया के अब्बू ने बड़ी धूमधाम से शादी की तैयारी की और निकाह के समय अपनी बेटी को खूब सारा दान दहेज भी दिया। उस आखिरी पल तक जोया की आंखें जय का इंतजार कर रही होती हैं, लेकिन जय ख्वाबों में भी दूर दूर तक दिखाई नहीं दिया। आखिरकार जोया किसी और की बन जाती है और आंसू लिए घर से विदा हो जाती है, लेकिन उसकी आंखों से उसके दिल का दर्द साफ झलकता हुआ नजर आ रहा है। अपने नए घर में जब जोया पहुंची तो पूरे परिवार ने उसका बहुत खुशी से स्वागत किया। जोया भी सबके व्यवहार को देखकर काफी खुश हुई। जोया की सासू माँ जोया को देखकर फूली नहीं समा रही थी। उसके माथे को चूमती हुई कहती हैं, ऐ खुदा, तुमने तो मेरे घर में 4 चांद लगाने वाली अप्सरा को भेज दिया है जो सच में मेरे घर को स्वर्ग बना देगी। जब जोया और उसका पति फरहाद एक साथ बैठे होते हैं तो घर में आए हुए मेहमान भी जोड़ी को देखकर उनकी तारीफ करने से नहीं चूकते। जोड़ी तो खुदा बनाता है, लेकिन मेरे पति का भी कम योगदान नहीं है। शाम को जोया के शौहर किसी काम से बाहर गए थे, लेकिन काफी देर तक जब वो वापस नहीं आए तो हर किसी को चिंता होने लगी। तभी एक ऐसी खबर आई जिसको सुनने के बाद पूरे घर का माहौल मातम में बदल गया। हर चेहरे से खुशी गायब हो जाती है और हर आंख में आंसू नजर आने लगा। तब तक मेहमानों में से एक ने जोया को कोसते हुए कहा, कैसी मनहूस को अपने घर की बहू बनाया है, जिसके आते ही इस घर में मातम का माहौल पसर गया है। ये सुनते ही जोया की सासू माँ चिल्लाते हुए कहती हैं, खबरदार, जो मेरी बहू के लिए इस तरह का शब्द किसी ने इस्तेमाल किया तो इसके दर्द को समझने के बजाय आप इस तरह के भद्दे लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहे हो। हमने अपना बेटा खोया है, लेकिन इसने अपना शौहर खोया है। इतना सुनकर जोया अपनी सास से लिपटकर रो पड़ी। जोया के ससुर जानिसार वली अहमद का तो रो रो कर बुरा हाल हो गया। होता भी क्यों नहीं, आखिर उनका एक लौता बेटा फरहाद शादी के दिन कार एक्सीडेंट में खुदा को जो प्यारा हो गया। जोया तो ये मनहूस खबर सुनकर पूरी तरह से अपनी सुध-बुध खो ही बैठी थी। जोर जोर से दहाड़े मारकर रोते हुए जोया के मुंह से बस इतना निकला, या अल्लाह, मेरे ही नसीब में ज़माने भर के दुख लिखे तूने। आखिर मेरा क्या कसूर है जो एक के बाद एक दुख मुझे दिए जा रहे हो। माहौल में एक अजीब तरह की खामोशी छा गई। परिवार के सभी लोग इस तरह से अचानक हुई मौत के सदमे को बर्दाश्त नहीं कर पा रहे थे। यकीनन दुनिया में भी सब कुछ कितनी तेजी से घटता है ना। थोड़ी देर पहले जिस घर में शादी की शहनाइयां गूंज रही थी, पलक झपकते ही वहां मातम छा गया था। किसी ने शायद सही कहा है कि समय पर किसी का जोर नहीं चलता। कब और कौन सी घड़ी में सब कुछ टूटकर बिखर जाए, कहा नहीं जा सकता। यही नज़ारा इस वक्त जोया की नई नवेली ससुराल में भी नजर आ रहा था। खैर, होनी को कौन रोक सकता है। अगर मगर की बातों से सब कुछ ठीक हो जाता तो फिर दुनिया में कोई हादसा ही नहीं होता। लेकिन इसे जोया की बदनसीबी ही कहेंगे कि उसके हाथों से मेहंदी का रंग भी नहीं उतरा था, कि उसको इस तरह के डरावने और दिल को झकझोर देने वाले मंजर को देखने पर मजबूर होना पड़ा। खैर, जोया के शौहर को दफना दिया गया, लेकिन घर में मातम का माहौल छाया रहा। जोया के परिवार के सब लोग मौत की खबर सुनकर उसके ससुराल पहुंच गए थे, लेकिन जोया की तरफ एक नज़र देखकर वो उससे बिना कुछ बोले ही अपने घर के लिए रवाना हो गए।
बोलते भी कैसे? बोलने के लिए उनके पास शब्द ही नहीं थे। शायद उन्हें भी आज जोया के उजड़े घर को देखकर उसके ऊपर तरस आ रहा था, लेकिन वो भी क्या कर सकते थे? जोया ने तो कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा कि जैसे बिछड़ने के बाद उसकी जिंदगी इतनी दर्दनाक हो जाएगी। क्या होगा जोया का आगे? जानने के लिए जरूर सुनिएगा कहानी कैंडल लाइट चिकन का अगला भाग।